नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और आज सच्ची बात में बारी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर डॉक्टर कलराज मिश्रा की। डॉक्टर बना दीजिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब से टेक ओवर किया है 2 साल हो गए, आप पॉलिटिक्स में कितने साल हो गए आपको? मैं 1963 में अपना एमए पास करने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना। फुल टाइम प्रचारक रहे हैं? जी हाँ। और फिर 1968 में भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। ये राजनीतिक 1968 में? जी हाँ, ये राजनीतिक क्षेत्र है और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में मेरा आगमन 1968 से हुआ, जबकि मैं संघ का प्रचारक था। 48 साल हो गए आप जी हाँ, राजनीति में आए हुए। लगातार मैं काम करता केंद्र में पहली बार मंत्री बने आप? जी हाँ, क्योंकि आप पहले भी जीते हैं, राज्यसभा में सदस्य हाँ, रहे राज्यसभा हैं। में कई बार रहा हूँ। तो ये लगता नहीं कि इतने 48 साल के बाद भी डॉक्टर कलराज मिश्रा या डॉक्टर पंडित कलराज मिश्रा जो हैं, उनको उतना जो कुछ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। स्मॉल स्केल दे दिया, मीडियम स्केल दे दिया, कोई हैवी डिपार्टमेंट नहीं दिया आपको। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा हूं और आज भी इस संघ के प्रचारक की मानसिकता है। संघ का प्रचारक अपेक्षा से नहीं आता है, एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करने की दृष्टि से आता है और मैंने वही एक उद्देश्य रखा, राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि। नहीं, वो तो और उसके लिए जो भी नेतृत्व करता है, ये तो संघ जहां भी उपयुक्त समझते हैं वहां मेरा नियोजन करते हैं। ये तो संस्कार है ना आपके। उस संस्कार के कारण ही आगे बढ़ता जा रहा हूं। इसलिए आगे नहीं ना, जिससे आपसे बढ़ना चाहिए था आगे, तो क्योंकि इतना बड़ा चेहरा आप, इतने सीनियर और आपसे जूनियर व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के चार्ज मिलके उनको कोई चीफ मिनिस्टर बन गए और डॉक्टर कलराज मिश्रा जो है हमारे वहीं बैठे हुए स्मॉल स्केल में। नहीं, ऐसा देखिए, आपकी योग्यता के अनुसार आपसे काम नहीं लिया जा रहा। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ये सामान्य नहीं है। मैं इसको छोटा नहीं मानता हूं। मैं ये कह सकता हूं, मैं आपको कह सकता हूं, आप जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, इन डेवलप कंट्रीज के मूल में अगर आप जाएं कि डेवलप कंट्री कैसे हुई, तो उसके मूल में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ही हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, और इंडिया में सबसे ज्यादा है उसी के कारण, जी हाँ, इंडिया उसी में के कारण उनका विकास हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए कि इस चीज को अगर सही तौर पर व्यवहारिक रूप प्रदान कर सकता है तो कलराज जी कर सकते हैं, ये उनको विश्वास था और इसलिए उन्होंने मुझे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज दिया। हमारे कि आप ईस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, वहाँ पर ज़्यादातर कृषि प्रधान इलाका है, तो कलराज मिश्रा जिसे उस तरह का कोई काम लेना चाहिए था जिससे उनकी जो चाव है, जिसमें एकेडमिक्स में आप अच्छे होंगे, मैं ऐसे मान करके चल रहा हूँ। तो ये लघु जो काम दीजिए जिसमें इंडस्ट्री से आपका लेना देना कुछ है नहीं, पर 2 साल में आपने कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा जिसकी वजह से अब या अभी भी आपको रिटेन किया हुआ है। तो बताइए कोई 5 ऐसे काम जो आपने अच्छे नहीं, ऐसा है, देखिए, मैं प्रारंभ से ही राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और उस राजनीतिक क्षेत्र में रहने के कारण मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ। वहाँ भी मैंने पीडब्ल्यूडी और मेडिकल एजुकेशन और टूरिज्म संभाला है। जहाँ तक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का सवाल है, मंत्रालय का प्रश्न है, आपने कहा है कि 5 काम ऐसे कौन से किया आपने 2 वर्ष के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा काम तो मैंने ये किया कि आम जो छोटा उद्यमी था, रजिस्ट्रेशन के लिए उसको बहुत परेशानी जाया करती थी और जब लोन भी लेता था तो लोन के अंतर्गत भी उसको बड़ी दिक्कत जाती थी। रजिस्ट्रेशन के अंदर परेशानी के कारण प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि लोग ये शिकायत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जल्दी नहीं हो पा रहा है। हमने सबसे पहला काम किया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया कि ऑनलाइन 1 पेज 20 पॉइंट्स, इसको फिलअप कर दीजिए, क्लिक करिए, विद इन 10 मिनट्स यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चीज, कितने नंबर बढ़े इसकी वजह से? इस समय आप आश्चर्य करेंगे, 6 महीने केवल हुआ, 6 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे। नए 10 लाख से ज्यादा, वो बता तो रहा हूं, आंकड़े हैं। और आज भी शायद दूसरा अक्सर लोन लेने के पश्चात बैंक अपेक्षा करता था कि 3 महीने के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट या लोन किया हमें चुकता करना पड़ेगा। अगर नहीं करते थे तो उनको एनपीए घोषित कर दिया जाता था, वो बेचारे कर से मर जाया करता था। हमने इसको आते ही पहला काम ये किया
कि ऐसे व्यक्ति को परेशान न होना पड़े। जब उसको लगा कि हम एनपीए होने जा रहे हैं तो बैंक को सूचित करता है कि मेरे बारे में विचार करो, अप्लाई करता है, बैंक उसको विचार करने के लिए बाध्य होगा। मैंने नोटिफिकेशन किया और उसमें प्रारंभ में आरबीआई ने थोड़ा सा जरूर अड़ंगा डाला था, लेकिन आरबीआई ने भी स्वीकार किया कि 10 लाख तक का मामला है तो जनरल मैनेजर करेगा बैंक का, इसके ऊपर का है तो करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा विचार होगा और उसको अवसर प्रदान किया जाएगा रिस्ट्रक्चरिंग का। ये चालू हो गया है। तीसरी चीज मैंने ये की, जो खरीद नीति थी, खरीद नीति के कारण लोगों को बड़ी परेशानी जाया करती थी और एमएसएमई का माल यदि खरीदा नहीं जाता, इसलिए हमने ये किया कि 1 अप्रैल 2015 से सारे पीसीयूज 20% एमएसएमई के माल को खरीदेंगे, इसके लिए हमने मैंडेटरी कर दिया। और आप कानून बनाया, मैंडेटरी कर दिया, अभी मैंडेटरी नहीं था। पर मैं तीसरी बात आपने पूरी कर ली, दूसरी पे जान चाहते हैं। कई बैंक से कह दिया कि 10 लाख से ऊपर ये नहीं होगा, पर लगता नहीं कि पिछले 2 साल के आंकड़े उठा करके देखें तो लघु उद्योग और मध्यम वाले जो हैं काफी बंद भी हो गए हैं, सुसाइड नहीं करते। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, आप उसको देख लीजिए, आंकड़े में आया है ये सैंपल सर्वे बड़े हैं जो आपने कहा, ठीक है, जो पहले पुराने वाले कितने बंद हुए मैं आपको बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 9.3% की बढ़ोतरी हुई है, इसमें एमएसएमई में 9.3% की बढ़ोतरी, ये जो सैंपल सर्वे का है, एमएसएमई में 9.3% की ग्रोथ हुई है पर मैन्युफैक्चरिंग की कम हुई है, टोटल कम हो गई। दूसरा उसको ही बता रहा हूं मैं, टोटल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत 5 लाख रिजर्व बैंक का आंकड़ा है कि इंडस्ट्री हुई। पिछले बार 4 लाख से कुछ ज्यादा था, इस बार 5 लाख है। चौथी चीज, जब लोन लेते थे, हमने जब एक्ट बना था उस समय कहा था 1 करोड़ तक के लोन के अंतर्गत ये कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगेगी। हमने कहा नहीं, ये ठीक नहीं होगा, इसी जिम्मेदारी हमने ली और हमने जिम्मेदारी लेकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ये खोला और हम उसको 75% की हम गारंटी ले रहे हैं। हमने कहा जी हाँ। और पांचवी चीज हमने एक नई स्कीम चालू की। ये नई स्कीम ऐसी है जिसको अभी आपने कहा कि कैसे नीचे तक ले जाएंगे। हमने इनोवेशन की बात कही गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर ज्यादा जोर दिया, तो हमने एक स्कीम चालू की और उस स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड इंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। ये एस्पायर स्कीम के अंदर हमारे ये लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर हैं और टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, जिसमें 22 हमने लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर इस समय तक चलाया है और 3 टेक्निकल बिजनेस, ये 5 जो है महत्वपूर्ण चीजें, इसके अलावा भी और किया है, आप कहें तो उसको भी गिना। प्रधानमंत्री ने ये क्रिएट की थी और आपको जिम्मेवारी दी कि यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा कि हर साल हम 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ की जॉब्स क्रिएट करेंगे। अगर आंकड़े उठा करके देखें तो हिंदुस्तान के अंदर यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 2 सालों में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो आपकी जो स्कीम है 1,10 करोड़ की मुद्रा और ये और सब जो आपने गिनाया है मेरे को, वो जा कर रहा है पैसा, उसका असर कहाँ हो रहा है? बेकारी तो बढ़ रही है देश के अंदर, बेकारी बढ़ रही है कि नहीं मानते आप? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बेकारी बढ़ी है, बेकारी के समाधान के लिए कार्यक्रम भी चल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझें कि बिगड़े हुए सिस्टम को तत्काल खत्म कर दिया जाएगा, ये सोचना भी रोका तो जा सकता है। रोका है, रोका है। मैं तो आंकड़े के आधार बता रहा हूं आपको। हमारे मंत्रालय की तरफ से जो रोजगार सृजन का कार्यक्रम हुआ है, मैंने एक स्लोगन दिया था, बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा, और उस यात्रा के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा माध्यम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, PMEGP जिसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा यूनिट हमने 2 वर्ष के अंदर तैयार की और उसके लगभग 7 लाख
हमारे रोजगार लगे। भाई जो आप भी बोल रहे हैं वो तो आंकड़े बोल रहे हैं, वो भी आंकड़े बोल रहे हैं, चूंकि वो हमारे निगेटिव है इसलिए उसको आप कह रहे हो ठीक है, और हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। चैलेंज क्या आपका काम करने का उद्देश्य ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। मैं कर रहा हूँ। अब 10वीं पास से फेल आदमी कोई व्यक्ति है, उसके लिए सबसे ज्यादा आपकी यहाँ तरक्की कर रहा हूँ मैं, उसमें 10वीं से कम साल के लोगों के नंबर अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती चली जा रही है, कम तो नहीं हो रही। मैं वही तो कर रहा नहीं, मैं कर रहा हूं उसको, और आबादी इतनी बढ़ी हुई है, ये ठीक है, हमने प्रभावी तौर पर करने की कोशिश की है, हमने मैसेज देने का प्रयास किया है कि ऐसे लोगों की हम ट्रेनिंग लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से हम करा रहे हैं। लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में क्लास 10th पास, ITI 12वीं पास ऐसे लोगों को हम उसमें हैंड ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो इंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए और चीज बताना चाहूंगा, हमने इस समय लगभग 5400 जॉब फेयर लगाए थे, और उसके अंदर जो हमने देवरिया में लगाए, देवरिया में 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। कंपनी 30 कंपनीज आई थी, 1100 लोगों को 2-3 दिन के अंदर हमने नौकरी दिलवाया, 1100 लोगों को। और ऐसे ही कई स्थानों पर मैं खुद कई जगह गया, और 9000 से ज्यादा जॉब फेयर के माध्यम से हमने नौकरी दिलवाई। सवाल है कि आपको 11वीं योजना में 11,000 करोड़ के लगभग मिला था, अब लगता है 12वीं में 24,000 करोड़ रुपए आपके नाम मिला होंगे। उसका खर्चा जो जिस रिकॉर्ड आ रहा है, खर्चा होता नहीं, बजट में 20% 30% वापस चला जाता है। आपके फाइनेंस स्टेटमेंट दी, बहुत सारी मिनिस्ट्री खर्च ही नहीं करती है 40% से ज्यादा। तो आपकी मिनिस्ट्री का भी रिकॉर्ड पिछले साल में तो ये रहा है कि पूरा खर्चा नहीं किया आपने। नहीं, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा खर्च हुआ। जो पहले के आंकड़े थे उसको पहले दिखाया गया था, आप कम कर दिया ना क्या? नहीं, उस समय रिवाइज बजट में आपका बजट 2015-16 के मुकाबले में कम था, उस खर्च नहीं हुआ था। नहीं, कम था उस समय के, लेकिन हमने पूरा खर्च किया। और आज की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, आज की जानकारी के आधार में आपको बता रहा हूँ, हमने हर चीज ऑनलाइन कर दी है, और 1200 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने क्या ऑनलाइन है, वो सीधे बैंक में जा रहा है। सुनिए, और 600 करोड़ रुपया KVIC के अंदर है, वो भी ऑनलाइन है। 600 करोड़ रुपया एक क्वायर बोर्ड के अंदर है, ये भी ऑनलाइन कर दिया, चालू हो गया है। और 200 करोड़ रुपया एस्पायर स्कीम और इसके लिए जो हमने ये शब्द जो ऑनलाइन है ना, सरकार, ये पूरी सरकार ऑनलाइन है। अभी आज तक ऑनलाइन कोई ऑनलाइन में अनपढ़ लोग, कंप्यूटर नहीं है, ऑनलाइन का मतलब एकदम पारदर्शिता पूर्ण। आपने कहा कि हम खादी को ग्लोबलाइज कर देंगे, आपने कहा खादी जो थी महात्मा गांधी ने शुरू की थी, वो सस्ता कपड़ा माना जाता था। अब खादी जो आपके राज में या कांग्रेस के राज में भी खादी अब सिल्क से भी ज्यादा महंगी है, तो आप खादी को एक रिच आदमी के लिए बनाना चाहते हैं क्या? फैशनेबल आपके लोगो बन रहे हैं, देखिए आज मार्केटिंग आज स्थिति ये हो गई है। खादी के कितने स्टोर खुले हैं छोटे-छोटे नए शहरों में? अभी हमने खादी भवन भी जगह स्थापित किए हैं, और हर कैपिटल में खादी भवन हो। ये हमारे में पहले भी था, आपने उसको मॉडर्नाइज कर दिया। सब जगह नहीं था, 8 जगह केवल था, 8 ओनली 8 प्लेसेस, केवल 8 जगह खादी भवन था, जिसमें से 2-3 निष्क्रिय थे। इसको हमने सक्रिय किया। तो आप छोटे शहर में खादी नहीं प्रचार कर रहे हैं ना? सुन लीजिए, इसको हम हर स्टेट में करने जा रहे हैं, हर स्टेट कैपिटल में। नंबर 2, जो खादी आश्रम हैं, जो खादी संस्थाएं हैं, उनको भी अभी तक वो नहीं खोल सकते थे। धीरे धीरे उनको भी हम इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं, जगह जगह खादी का सामान। खादी है तो गरीब के लिए ना, किसान के लिए, छोटे शहरों के लिए। आप उसको फैशनेबल कपड़ा बना रहे हैं, अमीर आदमी के लिए एयर कंडीशन स्टोर खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी, आप तो जानते हैं मार्केटिंग क्या स्थिति है। इसलिए है कि चाहे गरीब परिवार का हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार का हो, वो हर व्यक्ति चाहता है हम अच्छा कपड़ा पहने। आज के समय में जिस तरीके आज के समय में जो सामाजिक परिवर्तन बड़ा तेजी के साथ हो रहा है, आज के समय में गांव-गांव में जो गरीब आदमी है, मजदूरिया है, वो भी मोबाइल लेके चलता है। उसके घर का लड़का वो कहता है कि भाई हमें बढ़िया कपड़ा चाहिए। जब बढ़िया कपड़ा चाहिए तो उसका थोड़ा बहुत दाम तो लगता ही है, अब वो परचेज करता है। महंगी करने जा रहे हैं? नहीं, महंगी नहीं, खादी को गुणवत्ता युक्त किया है हमने, गुणवत्ता युक्त किया है। इस कारण
दाम तो बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत। एक प्रचार अखबारों में देखा, मैं कहीं देखा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सच्ची बात पूछिए कि खादी को इतना मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो इसके बाद प्राइवेटाइजेशन का हो जाए ताकि इतनी बड़ी मार्केट बनी बनाए किसी एक उद्योगपति को हैंडओवर कर दें, ऐसा एक पढ़ा है मैंने सोशल मीडिया पर, मीडिया पे भी वो पढ़ते रहिए। लेकिन खादी का प्राइवेट करेंगे उसको, खादी उद्योग को। देखिए खादी का प्राइवेटाइजेशन, खादी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और खादी के लिए घर में जो गरीब की आप बात बता रहे हैं वो कतिन है, चरखा चलाने वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। हमारी कोशिश है कि अधिकांश गरीब परिवार में हम चरखा पहुंचा दें, देखा और चरखा पहुंचा करके का नाम दिया आपने। हाँ जी हाँ, चरखे का जवाब मैंने देखा, तो वो गरीब आदमी को सबसे बड़ा आपने, वो गरीब आदमी को फायदा करेगा। एयरपोर्ट T3 पे आपने इतना बड़ा चरखा लगा दिया जहां बहुत गरीब आदमी जाते हैं, पर क्यों लगाया मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कलराज मिश्रा जी से। आपने कहा हमने चरखा लगा दिया एयरपोर्ट तो गरीब आदमी का अड्डा तो नहीं है ना, T3 पे लगाया। इसका मतलब आपका मैसेज ये कि चरखा जो है उसको भी एक मार्केटिंग प्रोडक्ट बना दो बड़े बड़े लोगों के बीच में। मैं जो पहले से पूछा था कि खादी को नीचे स्तर पर ले जाने की बजाय, पहले मैं देखता था छोटे छोटे गाँव में खादी की दुकानें होती थी, अब है नहीं, कहीं बंद होती चली जा रही हैं, बड़े शहरों में खुल रही हैं। लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ, खादी चरखे को हमने इस समय गाँव स्तर पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। और काफ़ी गाँव में हमने जो कतिन हैं, जो कारीगर हैं, उनको लाकर सिखाने का भी प्रयास किया है। और महिलाएं बहुत रुचि ले रही हैं। संस्थाएं जो हैं, खादी संस्थाएं जो मरी पड़ी हुई थी, उनको हमने जिंदा किया है। और हमने कहा है कि जाकर महिलाओं को सूत दो, पुनी दो, वो काट करके देंगे, चरखे से काम करना, चरखा हाँ काम। और उसका तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके स्पेंडल्स भी बढ़े हैं, स्पेंडल्स 8 स्पेंडल्स का हमने किया है। और उसका परिणाम ही हुआ है कि 150-150 रुपये, 200-200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लोग कमा रहे हैं। ये गरीब आदमी की जो आपने बात बताई। जहां तक बाकी सारी चीजें, देखिए खादी तो स्वदेशी का प्रतीक है, खादी तो आजादी के संग्राम का है ना, ठीक है, वो तो। और खादी तो गांधी जी के भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और खादी को उसी रूप में हम देखते हैं, और उसी रूप में देखने के कारण लोग इंस्पायर हों, लोग खादी के इतिहास को जानने का प्रयास करें। आज भी पढ़े लिखे लोग खादी के इतिहास पूछे तो नहीं बता पाते। उसके लिए चरखा, ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आप बता रहे हैं, उसके लिए कम से कम देखें तो सही क्या ये बना है, आगे क्या रहा है। हम चरखे की तरफ वापस जा रहे हैं। नहीं, चरखे की तरफ नहीं, आगे चरखा का इतिहास क्या है वो जाने तो सही। प्रधानमंत्री कर सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास डेवलप होना चाहिए, वहीं से मिस्टर जैसे टेक्सटाइल भी दे दिया कि टेक्सटाइल सबसे ज्यादा उनके यहाँ है, तो स्मृति ईरानी उनको वहाँ लगा दिया। आप भी पूर्व के हैं, वहाँ से चंदौली के मिनिस्टर बना दिए, पड़ोसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको बना दिया और मिनिस्टर। और वहाँ ईस्टर्न के मिनिस्टर इतने सारे हैं, 15 में से कम 6-7 है जो ईस्टर्न यूपी से आते हैं। इसको लगता है कि ईस्टर्न यूपी के ऊपर ज्यादा इन्फोसिस दिया जा रहा है। देखिए आप बीजेपी की सारा का सारा कुछ वहीं पर। देखिए जो ईस्ट जीतेगा वो यूपी में राज करेगा। जी ने ये कभी नहीं कहा कि हमारे क्षेत्र में जाकर कोई ऐसी बात करो, लेकिन वाराणसी एक ईस्टर्न यूपी का या उस क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे स्वाभाविक है कि आर्थिक दृष्टि से लोगों को लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए प्रमुख चीज करने का प्रयास होता है। और ये जो टेक्सटाइल पार्क है केवल वहीं थोड़ा नहीं है, टेक्सटाइल पार्क कई जगह राजनीतिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दृष्टि से भाई 15 लोग में से 6-7 लोग एक ही इलाके से आए हैं, तो पूरब पर जीतो, पूरब से आप लखनऊ अवध पर भी जीत लेंगे, ऐसा कोई विचार है क्या? वो अब जैसे देवरिया से मैं हूँ, जब मेरा जरूर जिला गाजीपुर पड़ता है, सारे के सारे अपर कास्ट लोग हैं ना, आप वहाँ से जितने भी हैं सारे के सारे अपर कास्ट। अनुप्रिया पटेल है हमारे ओबीसी, आपकी पार्टी से नहीं थी, वो दूसरी पार्टी से थी, लेकिन मंत्री तो है, हमारे कैबिनेट में है, तो वो तो लिया है। और इसी ढंग से और भी लोगों को लिया है, ऐसा नहीं है कि बाकी को लोग नहीं है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश संतोष गंगवार भी है, मंत्री हैं। हमारे उत्तर प्रदेश किशोर राज भी उनका डिमोशन कर दिया गया उठा करके, इंडिपेंडेंट 4 से उनको फाइनेंस, कोई डिमोशन नहीं, इंडिपेंडेंट 4 से डिमोशन नहीं होता, किसी का कोई डिमोशन नहीं है। ये नई मिनिस्ट्री मिली है और अच्छी मिनिस्ट्री मिली है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वित्त के बारे में पूरे विस्तार से इंटीग्रेटेड जानकारी यूपी के हमारे संतोष जी को प्राप्त होगा, कोई सामान्य बात थोड़ी नहीं है। जी तो
छोटे सोशल सेक्टर से आते हैं, संतोष जी को इंडिपेंडेंट चार्ज से हटा करके फाइनेंस में सिर्फ एक एमओएस बना देना, ये हो सकता है आपकी वजह से प्रमोशन नहीं हो, परंतु जनता की नज़र में लगता है कि इंडिपेंडेंट चार्ज से हटा करके उनको हटा देना किसी को बिल्कुल चाहिए। देखिए, जनता की निगाह में क्यों ये लगता है कौन कहाँ रह करके अच्छा काम कर सकता है, पर यूपी के और जनता के निगाह में वो काम चाहिए, जन कल्याणकारी काम चाहिए। संतोष जी निश्चित रूप से जन कल्याणकारी कार्य करने में सक्षम है, हर जगह वहां भी किया पहले भी जीते हैं, कितने साल से रहे हैं, वहां भी करेंगे। इसलिए जनता के ऊपर इसके कारण कोई बहुत लगता है यूपी के लोग मिनिस्टरों के साथ ज्यादातर जो है इतने सारे जीत के आते हैं, 73 MP हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट ज्यादा दी नहीं जाती उनको, 12-15 मिनिस्टर हैं। अच्छा, प्रभु जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के, ठीक है, गए वहां से, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश मतलब गोवा वाले उत्तर प्रदेश के हो गए, गुजरात वाले भी उत्तर प्रदेश के हो गए। क्या करें, वहां से चुनाव लड़े। अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, कलराज मिश्रा सबसे सीनियर फेस है वहां पर, ब्राह्मण फेस भी हैं और सब जीते आए हैं, तो आपको क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते हो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? कलराज मिश्रा जहां इस बार अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के आप, जहां कलराज मिश्रा के बारे में इन विशेषणों से आपने अलंकृत किया है वहीं कलराज मिश्रा संगठन के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठन की हर मर्यादा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं। सच्ची बात सच्ची बात मैं आपको 40 साल से जानता हूँ, आपका दिन लगता कि आप मुख्यमंत्री बने देश प्रदेश के? मैं फिर से एक राजनीतिक मैं अपने मन की भाषा के स्वयं के साथ जो जिम्मेवारी आप कहेंगे मैं स्वयं से हूँ, जो जिम्मेवारी दी जाएगी मेरे को दी जाएगी, मैं जानता हूँ, पर दिल से मुझे आपके साथ बैठकर क्या बात करनी ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। तो आपका फेस कौन होगा फिर? अब ये वही नेतृत्व तय करेगा, बिना फेस के आप चुनाव जीत सकते हैं? हमारे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। स्ट्रेटजी बनाना चुनाव की हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का या अध्यक्ष जी जिन लोगों के साथ बैठ करके स्ट्रेटजी बनाने की बात सोचते हैं उनका काम है, स्ट्रेटजी बनाना हमारा काम नहीं है। और अगर हमें कोई बात लगती है तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता देंगे कि स्ट्रेटजी बनाते समय इन सारी बातों का भी आप ध्यान रखिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में फेस कौन होगा, उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो वही स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो वही घोषणा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सवाल ये है कि आपके अध्यक्ष जो हैं नए स्ट्रेटजी वाले हैं, उन्हें बड़े चुनाव जीते हैं, उनको चुनाव लड़ाना आता है, परंतु उनकी उम्र सिर्फ आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से सिर्फ 3 साल बड़ी है। आप जब से राजनीति में 51 साल के हैं, आप 48 साल से राजनीति में हैं, तो आपको लगता नहीं कि वहाँ फेस होना चाहिए? आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस हिसाब से आप देखेंगे तब तो मैं सबसे उस मंत्रिमंडल में तो मैं सीनियर ही हूँ सबसे। माने मैं एज के आधार पर, तो एज के आधार पर सीनियर होना एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी के आधार पर जिसके जिम्मे नेतृत्व है वह नेतृत्व करता ही, भले ही एज के कारण कोई सीनियर व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ हो, वो नेतृत्व करता ही सारी बातें निर्धारित करता है, वही परामर्श करेगा। जसवंत सिन्हा जो कहने के 75 के बाद लोग ब्रेन डेड कहा जाता है, किसी ने कहा था उनके बारे में, तो आपका ब्रेन बड़ा एक्टिव लगता है। ऐसा है, मैं उस दृष्टि से जसवंत जी की उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पर एक बात बताइए, मैंने फिर यूपी में आपकी लड़ाई किसके साथ है, मायावती के साथ या समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के साथ, समाजवादी चौथी की लड़ाई सीधे हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ है। पहले लगता था लेकिन जो स्थिति वहाँ जिस तरीके से भागने की प्रक्रिया चालू हो गई है, उससे मुझे लगता है कि सीधी लड़ाई हमारे समाजवादी पार्टी। 3 मुद्दे कौन से जिसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था का, दूसरा मुद्दा है विकास का। विकास हुआ है वहाँ? और आंकड़े बताते हैं विकास हुआ है? आंकड़े बताते हैं क्या? सरकार के मैं आपको बता रहा हूं, इतनी खराब स्थिति है जिसकी वो नहीं होती, लेकिन मुद्दे के नाम पर मैं बताऊं, विकास हो रहे तो और अधिक होना चाहिए, और अधिक करेंगे। पहला है हमारा कानून व्यवस्था, दूसरा है विकास का मुद्दा, और तीसरा है सामाजिक सौहार्द का। ये तीनों मुद्दों को लेकर हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। सामाजिक सौहार्द, विकास और कानून व्यवस्था। उसमें आप कलराज मिश्रा का क्या रोल होगा? आप लीड करेंगे कैंपेन में? पार्टी स्टार कैंपेनर कलराज मिश्रा होंगे कि नहीं होंगे? पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का प्रामाणिकता के साथ निर्वहन करूंगा। कि पिछले चुनाव में ज्यादा प्रचार आपने नहीं किया जितना होना चाहिए था आपका, इसमें लगता है कि आपके, क्योंकि जितनी कंसल्टेशन हो रही हैं उसमें आपको थोड़ा सा
उम्र के हिसाब से लगता है कि आपको कुछ और काम देने की बात होगी पार्टी में? अब मुझे ये जानकारी नहीं है, आपको लेकिन ये बात सही है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका ईमानदारी से पालन करूंगा। तो आपको यूपी के अंदर जो है, आपके पार्टी के पास कोई संगठन तो है नहीं इस वक्त कोई भी? 43 सीटें आपके पास हैं, संगठन आप अध्यक्ष रहे वहाँ पर, पिछले 14 साल का वनवास जो आपकी पार्टी का हुआ है, तो उस वनवास से कभी निकलने के लिए कोई राम ढूंढना पड़ेगा ना आपको, लक्ष्मण ढूंढना पड़ेगा, हनुमान ढूंढना पड़ेगा। कौन है हनुमान और लक्ष्मण आपकी पार्टी के इस वक्त? हमारी पार्टी है, वानर सेना है, सारी वानर सेना है, कोई लीडर कोई नहीं है। हमारी पार्टी है, पार्टी जम के चुनाव लड़ेगी, पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करेगी, और जो भी पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए, उसको काम देने के लिए आगे आएंगे, उनके निर्देशानुसार काम करेगी। पर आपको जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर अगर आप पहले तीसरी से चौथी पार्टी का झगड़ा है ना, अभी तक तो आप तीसरे नंबर पे, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले जितने बाई हम तो दूसरी तीसरी की बात नहीं कर रहे, हम तो बिना नेतृत्व के आप दिल्ली में हारे, बिना नेतृत्व के आप जाकर के बिहार में हारे, जब आपने नेतृत्व आसाम में खड़ा किया तो जीत गए। तो आपको लगता नहीं है नेतृत्व की जरूरत है? इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी बनाने वाले सारा करेंगे। आप उस स्ट्रेटजी के पार्ट नहीं है। हमें बुलाया जाएगा तो हम बात करेंगे। तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? ये अभी हमने, आपके संबंध अच्छे हैं उनके साथ? अभी मैंने एक परीक्षक के रूप में अपने को उत्तर प्रदेश को आंका नहीं है। जब आप भाषण करने जाएंगे तब तो कहेंगे ना कि ये सरकार फेल हो गई है। तो भाषण देने जाएंगे तो उस समय हम देख लेंगे क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आपके संबंध, आपके उनके जिस तरह की भाषा का प्रयोग चुनाव में वहां पर हो रहा है यूपी के अंदर हर तरफ से, आप उसका अप्रूव करते हैं? मैं कभी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया हूँ। नहीं, मैं अपनी जिंदगी में, अब हमारा जितने भी भाषण आप देख लेंगे, हमने कभी भी किसी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया जिसके कारण मेरे मन को तकलीफ हो। मैंने आलोचना की है, जम के आलोचना की है, लेकिन ऐसी आलोचना की है जो सकारात्मक हो। ऐसी आलोचना की है जो व्यक्ति विशेष के ऊपर ना हो। नहीं, अखिलेश और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क है? मैं समाजवादी पार्टी की नीति की आलोचना करता हूं, कामकाज करने के तरीके की आलोचना करता हूं, और आम आदमी जिस तरह से तबाही अनुभव कर रहा है, जिस तरीके से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसकी आलोचना करता हूं। पर अखिलेश के मुकाबले में आपके पास नेता ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम तो है ना? किसके मुकाबले में अखिलेश तो वहाँ नहीं, हमारे यहाँ एक नेता, योग्य नेता है, योग्य नेता है, पर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे हम उनको। प्रोजेक्ट करेंगे हमारे रणनीतिकार। चलो, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम देखेंगे कि आप ही हैं रणनीतिकार के नहीं, ये चुनाव में सभी पता लगेगा। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने सारी बातों को किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल